हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। आज एक बार फिर आपका YouTube के NIC स्टडी चैनल पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, इससे पहले के वीडियोज़ में मैंने मानक विचलन के बारे में आपको बताया था और मानक विचलन की गणना हम किस प्रकार करते हैं इसको मैंने एक वर्गीकृत आंकड़ा और एक अवर्गीकृत आंकड़ा दोनों रूपों से बताया था। डियर स्टूडेंट, बताया था कि हमारे जो है प्रैक्टिकल के अंतर्गत ये हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है और दूसरे चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि ये आखिरी टॉपिक है जिसके अंतर्गत हम स्पीयरमैन के कोटि सहसंबंध सिद्धांत के बारे में जानेंगे कि स्पीयरमैन ने कोटि सहसंबंध सिद्धांत को किस प्रकार से हल करने के लिए बताया गया है, जो कि उनके नाम से जानी जाती है। डियर स्टूडेंट, आज आप देखेंगे कि स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध, इसके अंतर्गत उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं कि हम कोटि सहसंबंध या कोटियों को किस प्रकार ज्ञात करते हैं और कैसे उनसे सहसंबंध स्थापित करते हैं। एक छोटी सी डिफिनेशन या मैंने कोटि के बारे में जो है या स्पीयरमैन की कोटि के बारे में 2 लाइन लिखी है, आपको बताता हूँ। देखेंगे आप कि कोटियों के आधार पर सहसंबंध की गणना की यह विधि प्रदान की गई है कि हम कोटियों के आधार पर किस प्रकार से सहसंबंध की गणना कर सकते हैं। इसी कारण इसे स्पीयरमैन के कोटि सहसंबंध के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही सरल होता है और बहुत ही आसानी के साथ इसे निकाला जाता है। डियर स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन पर मैंने जो है एक क्वेश्चन भी दिया है और इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। तो आपने देखा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि r = 1 - 6 इंटू, ये पॉइंट जो मैंने लगाया ये इंटू यानी गुणे का है। उसके बाद है सिग्मा d² अपान n, फिर कोष्टक में स्मॉल कोष्टक में n² - 1। ये आपका क्या है, स्पीयरमैन के कोटि सहसंबंध सिद्धांत का फार्मूला है। अब इसी के अंतर्गत हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या इस क्वेश्चन की हम गणना करेंगे कि कोटि सहसंबंध किस प्रकार से निकाला जाता है। डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन मैंने जो है आपके उस पर दिया है। इसमें देखेंगे अर्थशास्त्र में प्राप्त अंक, इसको मैंने x दिया है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे 2, 8, 0, 20, 12, 16, 6, 18, 9 और 10। उसके बाद फिर जो है भूगोल में प्राप्त अंक, कुछ विद्यार्थी हैं उनके जो है अंक दिए गए हैं जिसको मैंने y के रूप में प्रस्तुत किया है। आप देखेंगे इसमें 4, 12, 6, 24, 16, 18, 8, 20, 9 और 10। डियर स्टूडेंट, इसी को हमें कोटियों को निकाल करके और फिर इस फार्मूले के आधार पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इस फार्मूले सॉल्व करने के लिए हमें जो है क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमें d² का मान निकालना है, फिर n का मान निकालना है और n² का, यानी 3 मानों को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आइए हम हल करते हैं इसको हल करने के लिए सबसे पहला कॉलम जो हम बनाएंगे वो होगा x का। हम x का कॉलम बनाते हैं और x के कॉलम में हम क्या करेंगे कि जितने भी ये अंक दिए गए हैं इन्हीं अंकों को हम क्या करते हैं, उतार लेते हैं। आप देखेंगे कि कॉलम बनाएंगे तो 2, उसके बाद 8, 8 के बाद फिर 0, 0 के बाद फिर आप देखेंगे 20, 20 के बाद फिर आप देखेंगे 12, 16, 16 के बाद फिर आप देखेंगे 6 के बाद फिर 18, 9 और 10। ठीक, ये आपका जो है एक कॉलम हो जाता है जिसे हम x के रूप में जो है क्या होते हैं, जानते हैं। दूसरा कॉलम हम फिर बनाएंगे जो हमारा दूसरे सब्जेक्ट का है। उसके आप देखेंगे कि y, इसको मैंने y के रूप में लिखा है। इसमें भी हम क्या करेंगे, जो y के आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों को हम क्या करते हैं, यहाँ पर उतार लेते हैं। आप देखेंगे इसमें हो जाएगा 4, 4 के बाद फिर आप देखेंगे 12, 12 के बाद 6 के बाद फिर आप देखेंगे 24 यानी 24, उसके बाद 16 के बाद फिर आप देखेंगे 18 के बाद फिर आप देखेंगे 8 के बाद फिर आप देखेंगे 8 के बाद आप देखेंगे 20 के बाद फिर आप देखेंगे 9 और 10। ठीक, ये हो। इसमें 2 कॉलम हमारा बन जाता है। उसके बाद तीसरे कॉलम में हम क्या करते हैं, कोटियों को निकालते हैं या कोटियों की गणना करते हैं। तो सबसे पहले हम x कॉलम में दिए गए उसको जो है क्या कहते हैं, इसकी कोटियों की गणना करेंगे। इस तीसरे कॉलम को बनाने के लिए हम इसे कोटियों, यानी यहाँ पर आपने देखा r
तो यहाँ हम x r का मान निकालते हैं, यानी r हमारी कोटियों को दर्शाती है और x हमारा जो है कि किस कॉलम की या किन लोगों की या किस आंकड़े की जो है हमने क्या की है, कोटियों की गणना की है। तो इसको हम निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम किस प्रकार से जो है क्या करते हैं, इसकी गणना करते हैं। डियर स्टूडेंट, मैंने बताया कि पहले ही कॉलम यानी x हमारा होगा और दूसरा क्या होगा कि r होगा, तो इसकी हम कोटियों की गणना करते हैं। तो इसकी कोटि की गणना कैसे हम करेंगे, हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे इस x कॉलम के अंतर्गत सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, 20 है। तो इसकी कोटि मान क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, कोटि मान 1, यानी सबसे बड़ी संख्या, तो उसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 1 हो जाए। उसके बाद हम देखेंगे कि घटते हुए क्रम में कि 20 से छोटी संख्या कौन सी है। तो हमने देखा कि 20 से छोटी संख्या क्या है यहाँ, 18। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2, यानी हमारी कोटि का मान बढ़ता रहेगा, लेकिन और हमारे x में जो कॉलम में दिया है उसमें जो है वो क्या होगी कि वो घटते हुए क्रम में जाएंगे, जितने ज़्यादा घटेंगी और कोटियाँ उतनी ज़्यादा जो है क्या होंगी, बढ़ेंगी। अब 16 के बाद 18 के बाद हम देखते हैं कि कौन सी छोटी संख्या है, 16। तो इसका हम कोटि मान क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 3। इसका कोटि मान कितना हो गया, 3। 16 के बाद हम देखते हैं कि कौन सबसे छोटी संख्या है। उसके बाद हमको मिलती है 16 के बाद जो है आप देखते हैं कि 12 है। 12 की कोटि संख्या कितनी हो जाएगी, 4। ठीक, 12 के बाद हम देखते हैं कि उससे छोटी संख्या क्या है। 12 के बाद हम देखते हैं कि उससे छोटी संख्या आपके क्या है, 10। तो इसका कोटि मान कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। अब 10 के बाद हम देखते हैं कि उससे छोटी संख्या क्या है, 9। तो 9 का कोटि मान कितना हो जाएगा, 6। कितना हो गया, 6। और 6 के बाद हम देखते हैं कि 9 के बाद हम देखते हैं उससे छोटी संख्या कौन है, 8। तो इसका जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा, इसका कोटि मान 7 हो जाएगा। 8 के बाद हम देखते हैं कि उससे छोटी संख्या क्या है, उससे छोटी संख्या आप देखेंगे 6 है। तो इसका कोटि मान कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि यहाँ हमने 7 के बाद क्या हो जाएगा, 8। अब 6 के बाद हम देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो वो हम देखते हैं क्या है, 2। तो इसका कोटि मान हो जाएगा 9, और सबसे छोटी संख्या यहाँ आप देखेंगे 0, और इसका कोटि मान हो जाएगा आप देखेंगे 10। ठीक, इस प्रकार से हम इस कॉलम को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरे कॉलम की भी गणना करते हैं, यानी यहाँ हमने x का निकाला था, अब हम यहाँ पर y r की यानी y कॉलम की कोटि जो है निकालेंगे। तो इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है, 24। तो 24 का क्या हो जाएगा, 1। 24 के बाद हम देखते हैं कि कौन सी है, 20। 20 का हो जाएगा आपके 2। ठीक, 20 के बाद हम देखते हैं क्या है, 18। 18 के बाद जो है इसकी संख्या क्या हो जाएगी, 3। ठीक, 18 के बाद हम देखते हैं कि कौन सी संख्या आती है, 16 है। इसका हो जाएगा 4। 16 के बाद हम देखते हैं क्या है, 16 के बाद हम देखते हैं कि कोई और संख्या है जो छोटी है। तो 16 के बाद हमको 12 मिलती है। 12 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे हो जाएगा 5। 12 के बाद हम देखते हैं कौन सी है, 10। 10 को हम लिखेंगे, इसका कोटि मान हो जाएगा 6। 10 के बाद 9 है, 9 का हो जाएगा 7। और 9 के बाद जो है हम देखते हैं 8 है, 8 का हो जाएगा 8। 8 का हो जाएगा 8। और उसके बाद जो है 8 के बाद हम देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या क्या है। यहाँ आप देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या 6 है। तो 6 का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा आपके 9। ठीक, 6 के बाद हम देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या आपके 4 आएगी। 4 का हो जाएगा आपके 10। और भी कोई संख्या बची, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 अंक है। तो 10 संख्या हमारी क्या होती है, निकल जाती है। डियर स्टूडेंट,
अब ये दो चीज़ें आपकी जो है क्या होती हैं इसमें निकल जाती है। उसके बाद हमें तीसरे कॉलम की जो है क्या होती है आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम डी कहते हैं। क्या कहते हैं? डी, क्योंकि हमारे फार्मूले में डी जो है डी स्क्वायर आएगा। तो डी स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हम डी को जो है क्या करते हैं निकालते हैं। तो डी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो एक्स आर होता है और वाई आर उनके बीच में कितना अंतर पाया जाता है, या एक को दूसरे से यानी एक्स आर को वाई आर से हम क्या कर देते हैं घटा देते हैं या माइनस कर देते हैं, तो हमारा डी क्या होता है निकल जाता है। यहाँ आप 9 से 10 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा -1, 7 से आपको 5 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, और यहाँ 10 में से आप 9 घटाएंगे तो फिर आपका जो है क्या हो जाएगा 1, यहाँ 1 से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 0, 4 से 4 को घटाएंगे तो हो जाएगा 0, 3 से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 0, 8 से 8 को घटाएंगे तो हो जाएगा 0, फिर 2 से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा 0। अब 6 से आप 7 को घटाएंगे तो हो जाएगा -1, क्योंकि 6 कम है और 7 क्या है आपका ज़्यादा है, तो हम उसे माइनस में लिखेंगे। और उसके बाद फिर जो है हम क्या करेंगे 5 से आपको क्या करते हैं 6 को घटाते हैं तो ये भी हो जाता है -1। ठीक, अब ये हमारा क्या हो जाता है डी निकल जाता है। अब हमको हमारे फार्मूले में जब डी निकल गया तो हमें डी स्क्वायर निकालना है। यहाँ पर दिया गया है डी का स्क्वायर। तो डी स्क्वायर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो डी जितना भी अंक आया है उसी का हम स्क्वायर यानी वर्ग कर देते हैं। अगर हम 1 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 कन्नी 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ पर आप लिखेंगे डी स्क्वायर। पहले का क्या हो जाएगा 1, दूसरे का हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर 1 कन्निम 1, 0 का 0, 0 का फिर 0, फिर 0 और फिर 0 और फिर 0, 1 1, 1 कन्निम 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर आपका 1 कन्निम 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये हमारा डी का स्क्वायर निकल जाता है। डियर स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर सूत्रों यानी मान जो सूत्र में दिए गए हैं उनको निकालते हैं। जैसे हम n, तो n हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी संख्याएं हैं x के अंतर्गत या y। तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि n बराबर कितना हो गया 10। ठीक, अब d यहाँ पर दिया गया है सिग्मा डी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि इसको जोड़ लेते हैं डी स्क्वायर को। तो आप जोड़ेंगे इसको 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 1 8। तो हमारा हो जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8। सिग्मा डी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 8। ये दो मान हमारे जो है निकल जाते। अब हम क्या करते हैं इस मान को अपने फार्मूले पर रख करके इसको हम क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। तो हमारा जो होगा वो क्या होगा कि स्पीयरमैन के कोटि सहसंबंध सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसको हम एक बार फार्मूला फिर लिखते हैं। आप देखेंगे कि R बराबर, यहाँ आप लिखेंगे R बराबर 1 - 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपान n का स्क्वायर -1, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब हम रख देते हैं फार्मूला 1 - ये 6 इंटू डी स्क्वायर हमने कितना निकाला है 8, यानी क्या हो जाएगा 6 × 8 बटे n का मान हमने कितना निकाला है 10। तो हो जाएगा आपके 10 और 10 n का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर -1। आप इसको इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक, इतना हो गया। फिर आप बराबर लिखेंगे। आप यहाँ बराबर जो है लिखेंगे 1 - फिर आप लिखेंगे बराबर 1 - 8 छक 48। आप इसको लिखेंगे 48, 1 - 48 अपान, अब ये हो गया आपका 10 और 10 का वर्ग आप कर देंगे तो 10 दहा में कितना हो जाएगा 100। तो हो जाएगा 100 - 1। ठीक, अब आगे फिर एक बार आप सॉल्व कर लीजिए। बराबर हो जाएगा 1 - 48 बटे, इसको आप घटा देंगे 100 में से जो है 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 10 × 99। कितना हो जाएगा 10 × 99 यानी 99। अब आप एक बार फिर इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका बराबर 1 - 48 बटे, इसको आप गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 990। 990। अब आप इसको क्या करते हैं सॉल्व कर दें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा बराबर 1 - 0.05,
1 माइनस 0.05। एक बार फिर आप इसको घटा दीजिए तो बराबर हो जाएगा आपके 0.95। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी हमने जो ये गणना की स्पीयरमैन की विधि के माध्यम से, उसके सहसंबंध यानी कोटियों का जो मान है, जो माध्य आएगा आपका, वो क्या होगा 0.95। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको कॉपी में नोट करेंगे और आज के बाद जो है क्या कहते हैं, हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। स्क्रीनशॉट करने के साथ साथ वीडियो को हमारे लाइक करेंगे, लाइक शेयर, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।